नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 27 अप्रैल से 3 मई की समसामयिक घटनाओं का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम आज बचे हुए सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटना, और जिसका पहला न्यूज है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो केंद्रीय स्तर पर जितनी मंत्रिमंडलीय समितियां गठित की जाती है, उनमें दो मंत्रिमंडलीय समितियों को छोड़ दिया जाए, जो कि आवास से संबंधित है और संसदीय मामलों से संबंधित है। इन दो मंत्रिमंडलीय समितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी गठित मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऐसी ही एक मंत्रिमंडलीय समिति जो कि आर्थिक मामलों की है, हाल ही में उन्होंने गन्ने से संबंधित वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने से संबंधित उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है, जो कि क्या है कि इस समिति ने गन्ने के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल की उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। और यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.41% की वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि जो वित्त वर्ष चल रहा है, तो इस वित्त वर्ष की तुलना में 4.41% की वृद्धि के साथ जो है 355 रुपए प्रति क्विंटल अगले वित्त वर्ष के लिए यह उचित और लाभकारी मूल्य कर दिया गया है। अगला बिंदु है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आता है, उसने भारत सरकार को उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि ये जो आयोग है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये प्रकृति में सलाहकारी है, यानी प्रकृति में ये जो है सलाहकारी है, जो कि सरकार, अगर ऐसा हो तो सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बात है नहीं है। अब चूंकि हम गन्ने से संबंधित बिंदुओं को देख रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि 3 प्रमुख गन्ना उत्पादक देश जो है कौन कौन है। तो ब्राजील है, इसमें पहले स्थान पर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक गन्ना उत्पादन में ब्राजील है, भारत है और चीन है। अब भारत के अंदर अगर राज्यों की बात किया जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः अपना स्थान रखते हैं गन्ना उत्पादन में। तो चीनी उत्पादन की बात किया जाए तो ब्राजील, यहाँ भी ब्राजील वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है, उसके बाद भारत और फिर यूरोपियन यूनियन। और अगर भारत के अंदर राज्यों की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः चीनी उत्पादन में अपना स्थान रखते हैं। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, ध्यान रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जा रही है, कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की खरीद में हिस्सेदारी जो है पिछले 4 वर्षों में दोगुनी हो गई है। अब इससे संबंधित तथ्यों को हम देखेंगे कि आरबीआई द्वारा सोने की लगातार खरीदारी की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11.70% यानी 879.59 मीट्रिक टन हुई है, और ये दोगुनी है। और ये किस तरह से दोगुनी है, क्योंकि 2021 में यह जो खरीदारी थी सोने की खरीदारी, तो 2021 में 5.87% थी। तो ध्यान रखिएगा ये प्रतिशतता के हिसाब से है, ये प्रतिशतता तय किया गया है कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी के आधार पर, क्योंकि 2021 में 5.87% थी और अब 2025 में यह कितना हो गई है, तो 11.70% के हिसाब से 879.59 मीट्रिक टन हो गई है। और जहां तक वित्त वर्ष 2025 का बात है, तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में 58 मीट्रिक टन सोना जोड़ा है, जिससे कुल सोना का भंडार जो है बढ़कर 879.59 मीट्रिक टन हो गया है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय निर्यात 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.01% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6.01% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में जो भारतीय निर्यात है वो 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यानी कि पिछला वित्त वर्ष में ये कितना था, तो 778.13 बिलियन डॉलर था। ये ध्यान रखिएगा इन आंकड़ों को। और जहां तक आयात की बात की जाए तो 2024-25 में जो हमारा आयात था वो 918.93 बिलियन डॉलर था। और इस दौरान लगभग व्यापार जो घाटा हमारा रहा है वो 94 बिलियन डॉलर था। तो यह व्यापार घाटा इसलिए है क्योंकि हमारा आयात जो है देशों से वो अधिक है और निर्यात जो है हमारा कम है। जब आप का आयात अधिक और निर्यात कम हो, तो जब आप आयात में से निर्यात को अगर आप घटाते हैं तो आपको जो फिगर मिलता है, जो आंकड़ा मिलता है वो व्यापार घाटा होता है। तो इस तरह से हमारा 94 बिलियन डॉलर का ये व्यापार घाटा है। अच्छा, ये जो इस वित्त वर्ष के दौरान जो भारतीय निर्यात है, जो कि एक स्पेसिफिक नंबर तक यानी 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, इसमें सेवाओं का जो निर्यात है वो सबसे अधिक है, जो कि 387.5 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर रहा है। और इसमें दोहरे अंकों की वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में इसने दोहरे अंकों की वृद्धि को छुआ है या दर्शाया है, जो 13.6% है। तो इन सारे आंकड़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला न्यूज है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो फार्मा निर्यात है वो 30,467 मिलियन डॉलर, जो कि 30 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, तक पहुंच गया है। फार्मा निर्यात यानी कि हमने दूसरे देशों को जो मेडिसिन का एक्सपोर्ट किया है वही हमारा फार्मा निर्यात है, जो कि 30 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच गया है। और इसमें क्या है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस वित्त वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ष 2023 में ऑटोमोबाइल, ध्यान रखिएगा ये वर्ष 2023 का है, कि वर्ष 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन के मामले में भारत जो है दुनिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और शीर्ष 4 उत्पादक देश जो है वो कौन कौन है, तो पहले स्थान इसमें चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे जापान है और चौथे स्थान पे भारत है, जो कि 60 लाख यूनिट के उत्पादन के साथ ये चौथे स्थान पर रहा है। यानी कि 60 लाख यूनिट जो है वो गाड़ियां उत्पादित की गई है इस दौरान भारत के द्वारा। और संख्या के हिसाब से भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। इस तरह से आज का हमारा ये सेगमेंट समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, और जिसका पहला न्यूज है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है सी क्योर। और जिसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना या निकालना। और समुद्री जल से इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जो परियोजना है जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट सी क्योर। इसमें क्या है कि पारंपरिक कार्बन कैप्चर तकनीकों के विपरीत जो उत्सर्जन को उसके स्रोत या हवा से कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सी क्योर परियोजना जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने में महासागर को लक्षित करता है। तो ध्यान रखिएगा कि हवा से कार्बन को निकालने के हवा से कार्बन को हटाने पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत ये परियोजना जो है वो महासागरों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस परियोजना का नाम याद रखिएगा। ये अपनी तरह का काफी ही अनोखा पहल है जो ब्रिटेन सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप का नाम है सर्वम को देश का पहला स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने के लिए चुना है। तो ये नाम याद रखिएगा। बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है जिसका नाम है सर्वम, उन्हें देश का पहला एआई मॉडल विकसित करने के लिए चुना गया है। भारत सरकार की इंडिया एआई मिशन के तहत यह परियोजना शुरू की गई है। और यह जैसे चीन का डीपसीक है जो कि चीन का अपना एआई है, उसी तरह से ये एआई जो होगा जो कि डेवलप किया जाएगा वो भारत का अपना एआई होगा। और एआई जो होगा
यह मॉडल जो होगा भारतीय भाषाओं को समझने और उपयोग करने में सक्षम होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, इसे ध्यान रखिएगा। इसरो, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं, वो हाल ही में अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का चुना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के लिए 6 महीने के लिए जो है भारत इसरो को चुना गया है। और थोड़ा देख लेते हैं कि अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर क्या है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग शामिल होता है, ताकि प्रमुख आपदाओं के बाद जो मानवीय सहायता होती है, मानवीय सहायता के लिए अंतरिक्ष आधारित डेटा और जानकारी का आदान प्रदान किया जा सके देशों के बीच में। इसी से संबंधित ये चार्टर है, जिसके लिए भारत की इसरो 6 महीने के लिए प्रमुख के तौर पर चुना गया है, जो अप्रैल 2025 से शुरू होता है। अगला सेगमेंट है कि व्यक्ति, त्योहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और जिसका पहला न्यूज है रम्मान उत्सव, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है अप्रैल महीने के अंत में। और साथ ही यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्सव जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। अगला अगला न्यूज है जो कि एक पुस्तक से संबंधित है। इस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि फली एस नरीमन जो थे एक प्रख्यात न्यायविद थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, और उन्हीं की एक पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। अगला न्यूज है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइफ फिल्म के निर्माता पायल कपाड़िया को डांस सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में जो 77वें जो कांस फिल्म फेस्टिवल था, उसमें ऑल वी इमेजिन एज लाइफ ने ग्रैंड प्रिक्स जीता था। और इसी फिल्म की जो निर्माता है पायल कपाड़िया, उन्हें कांस सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान प्रदान किया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नाम याद रखिएगा, टी रविशंकर। इसके साथ ही हम सारे इससे संबंधित तथ्य हम पढ़ेंगे, जो कि काफी ही जरूरी है, काफी ही याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में काफी से सवाल बनाकर पूछे जा सकते हैं। कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का जब बात किया जाए तो केंद्रीय बैंक में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किनके द्वारा की जाती है? तो डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के पास डिप्टी गवर्नर को किसी भी समय बर्खास्त करने की शक्ति होती है। और एक डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल जो होता है वो अधिकतर 5 वर्षों का होता है। और वर्तमान में जो 4 हमारे डिप्टी गवर्नर है वो एम राजेश्वर राव, जो कि क्रम से 62वें नंबर पर है, डी रविशंकर जो कि 63वें नंबर पर है, स्वामीनाथन जानकी रमन जो कि 64वें नंबर पर है, और पूनम गुप्ता जो कि 65वें नंबर पर है। वो अभी 4 आरबीआई में डिप्टी गवर्नर है। कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स बी टेलर को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जो है, जो कि क्रम से देखा जाए तो 26वें नंबर के हैं, वो आरबीआई के अभी गवर्नर। अगला न्यूज है कि वर्ष 2025 में भारत दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती मना रहा है। और ये प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की जयंती मनाई जाती है। अब थोड़ा इससे संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कि दादा साहब फाल्के
जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है, और जिनका जन्म जो था 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र में एक जगह है त्रयंबक, वहीं पर हुआ था। और इन्होंने ही भारत की जो पहली मूक फिल्म थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था, इन्होंने ही बनाई थी, जो वर्ष 1913 में बनाई गई थी। और 1969 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, और जो जीवन भर के यानी कि सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। अगला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, या जिसे हम श्रमिक दिवस भी कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अब इससे संबंधित का इतिहास हम देखेंगे कि सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में, जगह का नाम याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में 1 मई 1886 को मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए हड़ताल का आह्वान किया था। तो ये इसका जो नींव पड़ा था, सबसे पहले किस किसे आधार बनाकर किया गया था कि 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए 1 मई 1886 को मजदूरों के द्वारा हड़ताल का घोषणा किया गया था। उसके बाद वर्ष 1889 में समाजवादी और श्रमिक दलों द्वारा बनाई गई संस्था, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और फाइनली जाकर 8 घंटे के कार्य दिवस के साथ 1916 में अमेरिका में वर्षों के विरोध और संघर्ष के पश्चात 8 घंटे के कार्य दिवस को आधिकारिक पहचान दिया गया। और जहाँ तक भारत में मजदूर दिवस का बात किया जाए या श्रमिक दिवस का बात किया जाए, तो सबसे पहली पहली बार चेन्नई, जो कि तब मद्रास के नाम से जाना जाता था, तत्कालीन मद्रास में 1 मई 1923 को आयोजित किया गया था। यह पहल सर्वप्रथम लेबर किसान पार्टी के प्रमुख एम सिंगारवेलु द्वारा आयोजित किया गया था। अगला न्यूज है कि चुनौतियां मुझे पसंद है। ये पुस्तक है जो कि किनकी आत्मकथा है, आनंदीबेन पटेल की, जो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, और इस पुस्तक को हाल ही में इसको लोकार्पित किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति जी द्वारा, श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, और याद है आनंदीबेन। अगला न्यूज है कि अमितेश कुमार सिन्हा को भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इनकी दोबारा इनकी नियुक्ति हुई है। और भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, जो कि क्या है, तो वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत में एक अस्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है। यानी कि भारत को मुख्य तौर पर एक मैन्युफैक्चरर के रूप में, एक हब के रूप में वैश्विक पटल पे लाना है। किसके किसके विकास के लिए, तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले डिस्प्ले में विकास के लिए। अगला न्यूज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ये तिथि याद रखिएगा। और इस वर्ष का जो यानी 2025 का जो थीम रखा गया है वो है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। अब थोड़ा सा इसके इतिहास को देख लेते हैं कि यह दिवस विंडहोक घोषणा वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। विंडहोक जो कि नामीबिया की राजधानी है, तो यह घोषणा 3 मई 1991 को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में यूनेस्को की एक बैठक के दौरान अफ्रीकी पत्रकारों द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था स्वतंत्र, निष्पक्ष और विविधतापूर्ण देश को प्रोत्साहन देना। और 1991 के बाद फाइनली 2 वर्षों के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता प्रदान। अगला न्यूज है
कि हाल ही में एक वृत्त चित्र यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है एल्डियास अ न्यू स्टोरी, जो कि किनसे संबंधित है, तो हाल ही में जो पोप फ्रांसिस का देहावसान हुआ है, निधन हुआ है, उन्हीं से संबंधित ये डॉक्यूमेंट्री है जिसका जिसका नाम है एल्डियास अ न्यू स्टोरी। और पोप फ्रांसिस कौन थे, तो आपको पता ही होगा कि वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि ईसाई धर्म के धर्मावलंबियों की सबसे बड़ी शाखा है, जो वेटिकन सिटी में स्थित है, के प्रमुख पोप थे ये। इनका मूल नाम कार्डिनल बर्गोग्लियो था, का हाल ही में निधन हो गया था, और ये 266वें पोप थे। तो उन्हीं के जीवन पर ये आधारित ये डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम रखा गया है एल्डियास अनिस। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अब अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, जिसका पहला न्यूज है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये वर्ष 2023 के लिए है ये खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसे अब जाकर 2025 में प्रदान किया जाएगा। तो इन दो नामों को याद रखिएगा, सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए ये खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ा सा इस खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है और ये किसी भी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो पिछले 4 वर्षों की अवधि में ये ध्यान रखेंगे। और इनमें विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1991-92 के दौरान की गई थी। अच्छा, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो यह पुरस्कार जो है भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध बैडमिंटन से, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस न्यूज को इसके पिछले वाले सेगमेंट में होना चाहिए था, लेकिन गलती से ये खेल कूद से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम के सेगमेंट में आ गया है। अभी हम इस न्यूज को देखेंगे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये संख्या याद रखिएगा, कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 जो है पद्मश्री शामिल है। बारी बारी से इससे संबंधित हम सारे तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले पद्म विभूषण है, इनमें 7 नाम है, उससे संबंधित मैंने इमेज यहाँ पे लगा दिया है। इसमें सबसे पहले तुपूर नागेश्वर रेड्डी, जो इनका फील्ड है मेडिसिन, तेलंगाना से जिनका संबंध है। श्री जगदीश सिंह खेहर, जो कि पब्लिक अफेयर्स है, फील्ड इनका चंडीगढ़ से संबंधित है। मोदिनी रजनीकांत लाखिया, जो कि कला क्षेत्र से है, जिनका संबंध गुजरात से है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि कला क्षेत्र से है, जिनका संबंध कर्नाटक से है। एम.टी. वासुदेवन नायर, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन से फील्ड से संबंधित है, जो केरला से संबंधित है। और शामू सुजुकी, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो जापान से है। और इसमें बिहार से भी एक नाम शामिल किया गया है, याद रखिएगा, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, जो जिनको कि मरणोपरांत कला के लिए ये पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो ये सभी नाम काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पद्म भूषण से संबंधित। तो पद्म भूषण से भी बिहार में श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत, जो कि सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, तो पद्म भूषण प्रदान किया गया है। इसमें इससे जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि कुल 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण प्रदान किए गए हैं। तो पद्म विभूषण से एक नाम बिहार से संबंधित है और उसी तरह से पद्म भूषण से भी एक नाम बिहार से संबंधित है। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा। मतलब पद्मश्री से संबंधित नामों को देख लेते हैं। इनमें बिहार से कुल
5 हस्तियों को शामिल किया गया है। वो 5 हस्तियां कौन कौन है? भीम सिंह भावेश, जो कि क्षेत्र है सामाजिक कार्य। हेमंत कुमार, जिनका कि क्षेत्र है चिकित्सा। किशोर कुणाल, मरणोपरांत, जिनका क्षेत्र है सिविल सेवा। निर्मला देवी, जिनका क्षेत्र है कला। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, जिनका क्षेत्र है अध्यात्मवाद। तो ये बिहार से 5 नाम है जिन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। और कुल कुल पद्म पुरस्कारों में जितने 139 नाम है, उनमें 7 नाम जो है वो बिहार से शामिल है। तो इन 7 नामों को याद रखिएगा। कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिन्हें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों में कुल 23 महिलाएं शामिल की गई हैं। और इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों में 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा पद्म पुरस्कारों के बारे में हम देखेंगे, जो कि क्या है, नागरिक पुरस्कार है। और ये सेकंड हाईएस्ट है। अगर रैंक के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पे भारत रत्न आता है। और इन नागरिक पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। और इस बीच 2 बार ऐसा समय आया, यानी कि 1977 में और 1992 के मध्य में, जबकि इन पद्म पुरस्कारों को निलंबित कर दिया गया था। और पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पे 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार के मामले में जो विजेता के नाम की घोषणा होती है, पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और पद्म पुरस्कार समिति के प्रमुख जो होते हैं वो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव होते हैं। और यह अपनी संस्तुति भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, जो काफी ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो कि 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कारों को विभाजित किया जाता है। तो सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो कि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और उसके बाद आता है पद्मश्री, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अच्छा, पुरस्कार विजेता को राष्ट्रपति द्वारा एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, अर्थात जिसे सनद भी कहते हैं, और एक पदक साथ में प्रदान किया जाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण है, इसमें किसी तरह की कोई नगद राशि प्रदान नहीं की जाती है। साथ ही पुरस्कार विजेताओं को पदक की एक छोटी सी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे किसी भी राज्य समारोह आदि के दौरान पहन सकते हैं। साथ ही ये आदेशित होता है कि भारत सरकार के अनुसार पुरस्कार का उपयोग जो है पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप इस पुरस्कार से संबंधित इस पुरस्कार का नाम जो है अपने नाम के या तो आगे या तो नाम के पीछे नहीं लगा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना होता है। तो उम्मीद करता हूं इनसे संबंधित सारे तथ्य आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इन सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है सुधीरमन कप, जो कि विश्व बैडमिंटन टीम स्पर्धा से संबंधित है। और 2025 का जो 19वां संस्करण था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो जियामेन, चीन में। और इस वर्ष का विजेता जो है वो चीन बना है, जिसने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया है। जहां तक भारत की बात की जाए तो भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही और टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 16 टीमों में से 9वें स्थान पर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक और सेगमेंट हमारा समाप्त होता है। और आज के वीडियो का जो हमारा आखिरी खंड है, आखिरी सेगमेंट है, वो है बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में बिहार ने मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु द्वारा गायन वादन प्रदर्शन में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ध्यान से हम दोनों गतिविधियों को देखेंगे कि एक तो है मधुबनी पेंटिंग और दूसरा है बौद्ध भिक्षु द्वारा गायन वादन प्रदर्शन। इसमें सबसे पहला जो है कि पद्मश्री जगदम्बा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रसिद्ध कलाकार बउआ देवी के मार्गदर्शन में अन्य कलाकारों के द्वारा 18.69 वर्ग मीटर, जिसे कह सकते हैं आप 19 वर्ग मीटर की एक बड़ी मधुबनी की पेंटिंग बनाई गई है। तो ये था
और दूसरा जो गतिविधि था कि जो कि बोध गया के महाबोधि महाबोधि मंदिर में 375 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक कटोरा गायन वादन का प्रदर्शन किया गया। तो दूसरी गतिविधि ये थी जो कि कटोरा गायन वादन था। और इन्हीं दो प्रदर्शनों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है अभी हाल फिलहाल में बिहार ने। अब तो देख लेते हैं कि गायन कटोरा अभ्यास क्या है। तो ये ध्यान अनुष्ठान और समारोहों के लिए बौद्ध परंपराओं से संबंधित एक अभ्यास है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट का आखिरी न्यूज है कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत चुनाव आयोग ने बिहार के 10 जिलों में आदिम जनजातियों के 18 साल से ऊपर के 3147 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया है। ये नंबर याद रखिएगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि काफी मेहनत के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने काफी महीनों तक मेहनत करने के बाद, क्योंकि जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि जो आदिम जनजातियां होती हैं उनसे संवाद कैसे स्थापित किया जाए, काफी मुश्किल होती है। तो काफी चुनौतियों के बाद जो कि बिहार के 10 जिलों में कुल 7631 आदिम जनजातियों, अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कुल 7631 लोग हैं आदिम जनजातियों के। उन 7631 लोगों में से जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वैसे कुल 3147 लोगों को चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। और इन आदिम जनजातियों को थोड़ा सा नाम देख लेते हैं जिनमें कौन कौन है। जैसे सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहाड़िया, कोरबा और बिरहोर। ये सभी आदिम जनजातियां हैं जो कि बिहार के 10 जिलों में फैली हुई हैं। और ये छोटे छोटे संख्या में हर जगह पे ये बिखरी हुई हैं, इसीलिए और ये कार्य मुश्किल था और दुष्कर था। और ये 10 प्रमुख जिले कौन कौन है जहां पर ये आदिम जनजातियां फैली हुई हैं। तो इसमें है बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, गया, नवादा, सुपौल, किशनगंज, कैमूर और मधेपुरा। और ये आदिम जनजाति जो होती हैं तो वो जनजाति हैं जो अभी भी समाज की मुख्य धारा की आधुनिक सभ्यता से ये कटे हुए लोग हैं। और ये आज भी एक संग्राहक की जीवन जी रहे हैं, यानी कि इनका जो जीवन यापन होता है वो भोजन संग्रह के माध्यम से इनका जीवन यापन जो होता है वो पूरा होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा इन्हें आदिम जनजातियां कही जाती हैं। इससे संबंधित सारे प्रमुख तथ्यों को, बिंदुओं को याद रखिएगा। और ये संख्या भी याद रखिएगा जो कि है 2147। इस प्रकार हमारा आज का जो है वीडियो समाप्त होता है, जो कि 27 अप्रैल से 3 मई की समसामयिक घटनाओं का ये दूसरा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही मेरे प्रयासों को सराहने के लिए कोशिश करिएगा कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाकर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर कोई आपका वैल्यूएबल कमेंट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।